हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन और ये लेक्चर नंबर आपका है 8। और आपको पता है यहाँ पे क्या चल रहा है, आपका मास्टरिंग इन एनसीईआरटी सीरीज में करवा रहा हूँ, जिसमें कि मैं आपको करवा रहा हूँ टॉपिक वाइज एमसीक्यू। और ये जो टॉपिक वाइज में टॉपिक जो उठाता हूँ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी उठाता हूँ, अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन कोई भी टॉपिक मैं नहीं ले रहा। ठीक है भाई। तो जैसे आपका आज का टॉपिक आपको पता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि सेल मेम्ब्रेन है। जैसे आप एनसाइड ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसा पैराग्राफ वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इन्हीं पैराग्राफ से मतलब कि मैं आपको करवाऊंगा आज 30+ एमसीक्यू। अगर आप ये 30+ एमसीक्यू कर लेते हो, अप्रोक्सीमेट 40 होगा, तो अगर उतना आप कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है आपका यहाँ पे एनसीईआरटी का एक एक वर्ड क्लियर हो जाएगा। और साथ के साथ वो सारी बातें जो एनसीईआरटी कही है वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। और क्वेश्चन के थ्रू अगर आप क्वेश्चन करते हो तो आपको पता है कि आपका यहाँ पे कंसेप्ट भी क्लियर होता है। क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है एनसीईआरटी से। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आप इसे फॉलो कीजिए। और मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि वो आपको क्या करना, जैसे ही आपको जैसे में क्वेश्चन आएगा तो आपको ईमानदारी पूर्वक वीडियो को सबसे पहले आप पॉज कर देंगे। पॉज करने के बाद पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, देन उसके बाद आप क्या करेंगे मेरे भाई, सॉल्यूशन देखेंगे। इतना काम आपको बस ईमानदारी पूर्वक करना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो जो पहला क्वेश्चन है क्या है, द डिटेल्ड स्टडी, थोड़ा सा मैं कलर चेंज, क्या मेरे भाई देखो यहाँ पे, द डिटेल्ड स्टडी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बिकम पॉसिबल आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ, देखो एनसीईआरटी का यही लाइन यहाँ पे गिवन है, द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडी आफ्टर द डेवलपमेंट इन्वेंशन। अब पता है क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन मेम्ब्रेन। इसी से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन करवा दिया आपका कि पता है सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर कब पॉसिबल हुआ, किस चीज के इन्वेंट का, किसके बाद पॉसिबल हुआ। तो भाई सिंपल सी बात है, कब क्या लाइट माइक्रोस्कोप आया उसके बाद पॉसिबल हुआ, या कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है। ये कब हुआ भाई, जब आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब डिस्कवरी हुआ तब ये पॉसिबल हुआ। अगर आप क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि पता बताओ मेरे भाई कब डिस्कवरी किया गया है, तो आपको याद रखना है एनसीईआरटी में ये भी आपका मेंशन है 1950 में। देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे 1950 गिवन है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप गिवन है। तो इसी टाइप से मैं आपको एनसीईआरटी के एक एक लाइन से मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे करवाता हूँ, ताकि आपका वो सारी चीजें क्लियर हो जाए जो आप भूल जाते हो, जो आप मतलब ध्यान नहीं देते हो, है ना। तो ये चीज बच्चे हल्के में ले लेते, नहीं पढ़ते भाई। तो ये सारी चीज क्वेश्चन कभी कुछ भी आ सकता है मेरे भाई, एनसीईआरटी का लाइन ही क्वेश्चन आता है, आपको पता है ये चीज, है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, केमिकल स्टडी ऑफ विच सेल हेल्प डिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पता है कौन सा था भाई, मेरे एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है, वो है आपका रेड ब्लड सेल है। क्या स्किन सेल है? नहीं नहीं नहीं, स्किन सेल वगैरह इसमें कुछ नहीं है। क्या है देखो यहाँ पे एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पे तो देखो, केमिकल स्टडी ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन रेड सेल ब्लड, है ना। देखो यहाँ पे गिवन है रेड ब्लड सेल। क्या ये अब समझ में आया जी? देखो एनसीईआरटी का है ना लाइन से, पहला लाइन से क्वेश्चन, दूसरा लाइन से क्वेश्चन, तो इसी टाइप से आपको एक सीक्वेंस में यहाँ पे चल रहा है। तो आप प्लीज अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैंने इससे पहले का टॉपिक ऑलरेडी मैं आपको 4-5 लेक्चर मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, वो सारा चीज आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। और मैं प्ले लिस्ट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां से जाके एक सीक्वेंस में हम जरूर देखना, ताकि आपका एनसीईआरटी का एक एक लाइन आपके दिमाग में सेट हो जाए। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आर। तो ये भी एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी पढ़ो, या क्या मैं सब क्वेश्चन दिखाऊं? उससे अच्छा है कि आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ लीजिए, है ना भाई। आपको तब तो इतना मैंने 2 क्वेश्चन दिखाई दिया ना, इसलिए आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ लो, फिर इसका यहाँ पे क्वेश्चन कीजिए आराम से। मेन कंपोनेंट ने पूछा है इसका सेल मेम्ब्रेन का क्या होता है, प्रोटीन एंड लिपिड होता है क्या मेन स्ट्रक्चर, मेन कंपोनेंट, या लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड? तो नहीं होता, लिपिड तो होता है। ठीक है, हमें पता है इसमें क्या क्या होता है मेरे भाई। इसमें आपका होता है, ये देखो लिपिड होता है, याद कर लो। ये होता है, अभी आप दो इसे परसेंटेज गिवन है, सारा चीज मैं आपको करवाऊंगा। लिपिड है और ये आपका प्रोटीन है, ये 2 है। तो भाई न्यूक्लिक एसिड हटा दो, ये तो है ही नहीं, ये है ही नहीं। सिंपल सा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका है करेक्ट आंसर है। और इसके अंदर देखो ये तो मेन कंपोनेंट, अगर आपसे मेन कंपोनेंट पूछे तो आपका आंसर बस यही होगा। अगर कंपोनेंट पूछ ले सिर्फ भाई बता दे, बताइए कंपोनेंट क्या है, तो उसके अंदर प्रोटीन तो आएगा ही, लिपिड आएगा ही, और साथ के साथ आपका इसमें न्यूक्लिक एसिड भी आ जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है मेरे भाई, लेकिन आपको याद क्या रखना है, जैसे तो प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, और आप याद कर लेना कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी आपके किसमें प्रेजेंट होता है मेरे भाई, किसके अंदर होता है, जल्दी बोलो। आपका होता है क्या बोलते हैं यार, मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट हो, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है। तो ये सारी चीज भी कंपोनेंट के अंदर आता है। लेकिन मेन कंपोनेंट आपसे पूछे तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन एंड लिपिड ही लगाएंगे, उसके अलावा कुछ और नहीं लगा सकते आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द मेजर लिपिड प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर। अब यहाँ पे पूछा है, देखो लिपिड हमने देखा कि मेन कंपोनेंट लिपिड और प्रोटीन है। अब इससे पूछा है कि सबसे ज्यादा लिपिड कौन सा प्रेजेंट होता है, ये भी देखो एनसीईआरटी में क्लियर मेंशन है। आपको पता है जो लिपिड होता है, सबसे पहले ये जान लो, जो लिपिड होता है
तो वो कैसा लेयर होता है मेरे भाई, जो लिपिड होता है वो बाइलेयर होता है ना। तो इसके अंदर जो होता है, ये कौन सा मेन लिपिड आपसे पूछा गया, चलो क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। जो आपका मेन लिपिड होता है वो होता है आपका फॉस्फोलिपिड होता है। समझ में आया ना। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसके पास एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक हेड होता है। इस पे भी क्वेश्चन में करवाऊंगा। फिलहाल आप मुझे ये कमेंट करो कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या। अब मुझे चलो स्टोरी तो बता ही देता हूँ। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, चलो थोड़ा सा डिटेल में ये थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ना। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, जल्दी बोलो। ये स्टोर एज अ फूड, ये अगर कोई भी चीज अगर स्टोर हो जाए एज अ फूड तो उसको हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। ठीक है, स्टोर्ड एज अ फूड, एज अ फैट, सॉरी हाँ फूड नहीं फैट। और स्टेरॉइड क्या होता है मेरे भाई, स्टेरॉइड जो होता है ये कोलेस्ट्रॉल के अंदर ही होता है। ये देखो ये पार्ट ऑफ मतलब ये टाइप ऑफ या लाइक या ऐसे इसे हम का कोलेस्ट्रॉल बोल दे, या कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो स्टेरॉइड के अंदर आता है। ठीक है, और वैक्स वगैरह इसके बारे में आपको जानने की फिलहाल अभी जरूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर दो हाइड्रो, वही मैंने आपको बताया था ना, अभी मैंने बोला था कि भाई क्वेश्चन भी जरूर मैं कराऊंगा यार। ये सारी चीजें तो आपके एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है, तो क्वेश्चन एक एक लाइन पे करवाऊंगा, तो इसके लिए तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है। तो आपको पता है जो आपका दो लिपिड होता है वो कैसा होता है भाई मेरे, लिपिड होता है बाइलेयर। आपसे पूछा इसके अंदर एक होता है हाइड्रोफोबिक, एक होता है हाइड्रोफिलिक। आपसे पूछा मुझे हाइड्रोफिलिक हेड बताओ वो कैसा होता है, उसका फेस किधर होता है। देखो फेस पूछा, ध्यान है, टेल नहीं, फेस पूछा है भाई, इसीलिए आप एक एक चीज पे ध्यान देंगे। अगर टेल पूछा तो उसका आंसर अलग होगा, हेड पूछेगा तो उसका आंसर अलग होगा। तो एक तो हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक हेड का फेस किधर होता है वही पूछा है। क्या होता है, इनवर्ड ओनली होता है या आउटवर्ड ओनली होता है या बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। बिल्कुल इसका जो हाइड्रोफिलिक वाला हेड होता है वो एक तो होता है पोलर हेड, ध्यान रखना है इसमें। चलो मैं 2-3 पॉइंट लिख देता हूँ आपको। इसका हेड कैसा होता है भाई मेरे, इसका हेड होता है पोलर हेड होता है। ठीक है, और इसका फेस जो होता है वो एक्वस इन्वायरमेंट होता है, चाहे दोनों साइड है इसका एक्वस। इसका इन्वायरमेंट अगर पूछेगा बताओ इसका इन्वायरमेंट किस किस साइड होता है, उसका इन्वायरमेंट कैसा चाहिए। हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब होता है लविंग, मतलब कि जहां पे उसको पानी मिलेगा, जहां पे उसको मोहब्बत मिलेगा उधर जाएगा, तो हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक, लेकिन इसका जो हेड होता है, फेस होता है, ये बहुत ऑन इन साइड भी होता है और ये आउटसाइड भी होता है। लेकिन अगर यहाँ से आपको फेस ना देके यहाँ पे बस इस सब चीज सेम होता है, सब चीज सेम होता है, सब चीज सेम होता है। यहाँ पर हाइड्रोफोबिक का देता और यहाँ पे क्या कर देता मेरे भाई, टेल क्या देता। तो हाइड्रोफोबिक का जो टेल होता है वो सिर्फ इनसाइड होता है। समझ में आया ना कि नहीं आया, आया ना समझ में भाई, बोलो यार आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। नेक्स्ट अभी देखो और भी क्वेश्चन है तो क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे अभी और है एक क्वेश्चन, यहाँ पे और है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक पे चलेगा, धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। देखो अब यहाँ पे दो क्वेश्चन क्या है, दो हाइड्रोफोबिक। अब यहाँ पे हाइड्रोफोबिक, यहाँ पे क्या था भाई मेरे, यहाँ पे हाइड्रोफिलिक था। देखो हाइड्रोफिलिक था, यहाँ पे हाइड्रोफोबिक है। द हाइड्रोफोबिक टेल इन द लिपिड बाइलेयर। आपको हाइड्रोफोबिक का टेल पूछा है कि हाइड्रोफोबिक का टेल किधर होता है ना। तो ये देखो अभी मैंने बताया, इसमें याद रखना हाइड्रोफोबिक का टेल हमेशा एंड हमेशा टुवर्ड्स इनसाइड याद रखना, इन अंदर के साइड होता है ना, ये एनसीईआरटी में क्लियर मेंशन है ये। और इसमें ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बताया हाइड्रोफिलिक कैसा हेड होता है, पोलर होता है, और ये जो होता है आपका ये नॉन पोलर होता है ना। ये कैसा होता है मेरे भाई, ये नॉन पोलर होता है। बस देखो क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, टेंशन नहीं लेना है ना। थोड़ा सा अगर फिर भी अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और हाइड्रोफोबिक क्या मतलब होता है, जो पानी से दूर रहता है ना, अवे फ्रॉम द वाटर। इसमें आप क्या लिख सकते हैं, ये अवे फ्रॉम द वाटर, जो पानी से दूर हो, अवे फ्रॉम वाटर। तो मैं इसमें एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ दोस्तों को, अपने बच्चों को, कि भाई देखो पैर नीचे होता है ना, पैर से पानी पीते हो क्या कभी, नहीं ना पीते हो पैर से पानी, तो ये भाई इसीलिए ये पानी से दूर होता है। अगर पूछा हाइड्रोफिलिक, फिलिक फिलिक हेड 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 ऊपर होता है, हेड से पानी पीते हो, तो वाटर लविंग होता है। जो आपका सर वाला पार्ट होता है वाटर लविंग, जो हेड होता है वो वाटर हीटिंग होता है, मतलब वाटर से दूर जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ द हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट इन द बाइलेयर इंश्योर। अब देखो यहाँ पे अरेंजमेंट जो होता है आपको, मतलब जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे बाइलेयर, तो उसमें हाइड्रोफोबिक हेड होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, वो किस चीज को इंश्योर करता है। ये आपसे क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में आप इसे रख सकते हैं। तो वो किस चीज को इंश्योर करता है वही पूछा गया है आपसे यहाँ पे, जल्दी बताओ मेरे भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसका आंसर अब तक दे दिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है भाई मेरे, वो प्रोटेक्शन फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। एनसीईआरटी का ही लाइन है, एग्जैक्ट एनसीईआरटी का लाइन है, कुछ भी मैं इसमें चेंजिंग नहीं किया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा है, टोटल 40 क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा सा मेरा स्पीड अप रहेगा, थोड़ा सा मैं फास्ट कोशिश करूंगा ठीक करने, ताकि आपका कम समय में ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड द मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन
तो आपको पता है फॉस्फोलिपिड में क्या होता है भाई, ऑल्सो कंटेन मेम्ब्रेन। आपको पता है कोलेस्ट्रॉल गिवन है एनसीईआरटी में, जो कोलेस्ट्रॉल है वो एम्बेडेड होता है किसके अंदर भाई, मेम्ब्रेन में। और इसका जो काम होता है किस चीज को रेगुलेट करता है, तो कोलेस्ट्रॉल का अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर याद करना चाहेंगे आप कि किस चीज को रेगुलेट करता है, जरा सा पेन चेंज कर लूँ, तो ये रेगुलेट करता है, रेगुलेट। तो आपसे पूछेगा बताओ भाई मेरे कोलेस्ट्रॉल का क्या फंक्शन है, ये रेगुलेट करता है फ्लूइडिटी। आपको पता है फ्लूइडिटी नेचर का होता है हमारा कौन भाई, सेल मेम्ब्रेन। फ्लूइडिटी को रेगुलेट करता है और उसके स्टेबिलिटी को रेगुलेट करता है। ये जो फंक्शन होता है ये कोलेस्ट्रॉल का कुछ फंक्शन होता है, कुछ इंपोर्टेंट फंक्शन है, इसमें याद कर लेना। चलो स्टेबिलिटी लिख देता हूँ पूरा अच्छे से, आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कार्बोहाइड्रेट आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज पार्ट ऑफ। तो कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो क्या किसका पार्ट है, क्या वो डीएनए स्ट्रेन का है? नहीं नहीं भाई मेरे, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो लिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है भाई, तो याद रखना है इसको, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, द परसेंटेज। ये परसेंटेज से भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। प्रोटीन पूछा है, प्रोटीन का परसेंटेज पूछा है कि मुझे ये बता दो भाई प्रोटीन का परसेंटेज कितना है किसके अंदर, आरबीसी प्लाज्मा के अंदर। तो प्रोटीन का परसेंटेज कभी भी पूछे तो प्रोटीन का आपको याद रखना है क्या, 52%। और अगर लिपिड का आपसे पूछ ले तो लिपिड आप लिखेंगे 40%, है ना। लिपिड, लिपिड 40, देखो एल होता है ना, एल ऐसे होता है, तो इसको देखो ये एल होता है तो एल को आप ऐसे कर दो, देखो लिपिड, एल फोर लिपिड है ना, लिपिड LIPID लिपिड होता है। तो इसको एल को क्या बना देता हूँ भाई मेरे, इसको एल को 4 बना दो, क्या हो गया 40%। यहाँ से याद रखना जो लिपिड होता है वो 40% होता है और जो प्रोटीन होता है वो 52% होता है। तो 40% क्या भाई, अगर पूछता कि भाई मुझे बताओ लिपिड कितना परसेंट है, क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम टू सेम होता है, बस यहाँ पे वो क्या कर देगा, लिपिड कर देगा, तो फिर यहाँ पे आपका आंसर दूसरा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो प्रोटीन कितना है 52% है, लिपिड कितना 40% है, ये भी एनसीईआरटी का है। अब देखो यहाँ पे भाई पूछ लिया गया मुझे लिपिड बता दो, अभी तो जस्ट मैंने बताया, तो लिपिड कितना भाई 40% और प्रोटीन क्या है 52%। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 फिर से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, पेरिफेरल प्रोटीन आर फाउंड। पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पेरिफेरल बोले तो क्या बाहरी साइड है ना, तो पता है ये लेइंग ऑन द सरफेस मेम्ब्रेन। एनसीईआरटी का ये लाइन से क्वेश्चन है कि पेरिफेरल प्रोटीन आर फाउंड लेइंग ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, और ये जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है इसमें एक चीज याद रख लेना, इसको हम इजीली वहां से हटा सकते हैं, है ना। जो बाहरी साइड होता है भाई, बाहरी साइड को कभी भी खींच लो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज देखो ये आपका एक मतलब में कुछ सेल बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ आपका एक बाहर है, एक अंदर अंदर कोई चीज है, तो आपको बाहरी वाले चीज को निकालना ज्यादा आसान होगा। तो इसी को जो बाहर साइड होता है ना, जो इधर इधर साइड होता है सेल के बाहर साइड, उसको हम पेरिफेरल कहते हैं। तो जो बाहर हो, जो मेम्ब्रेन पे एम्बेडेड हो, उसको हम कहते हैं पेरिफेरल। तो ये पेरिफेरल प्रोटीन पूछा है कहाँ पे होता है, तो सरफेस मेम्ब्रेन पे होता है। और इंटीग्रल प्रोटीन अगर पूछे, यहाँ पे देखो इंटीग्रल प्रोटीन, तो ये जो होता है भाई मेरे इंटीग्रल प्रोटीन, क्या ओनली सरफेस बाउंडेड नहीं, ये सरफेस भी होता है, लेकिन ओनली वर्ड अगर पूछे तो ओनली वर्ड गलत है, ये ओनली सरफेस पे नहीं होता। ओनली वर्ड अगर नहीं होता तो फिर आप इसे कह सकते थे ठीक है, थोड़ा बहुत मान सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है पार्शियली और फुल्ली बियर्ड इन मेम्ब्रेन। या तो वो कभी देखो सपोज ये आपका मेम्ब्रेन है ना, ये मेम्ब्रेन होता है, या तो देखो ये थोड़ा सा होगा इस पे, या कुछ ऐसे होगा, है ना, कुछ इस टाइप से होता है, ये पार्शियली या फुल्ली बियर्ड इन मेम्ब्रेन होता है ये। ठीक, तो इंटीग्रल देखो पेरिफेरल प्रोटीन पूछे तो क्या बोलेंगे, ये सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन पे होता है। अगर आपसे इंटीग्रल प्रोटीन पूछे तो क्या बोलोगे, पार्शियली और फुल्ली बियर्ड इन मेम्ब्रेन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, और इसको निकालना उतना आसान नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है उसको एक्सट्रैक्ट करना, उसको वहां से हटाना बहुत आसान होता है, लेकिन इसको उतना आसान नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द इम्प्रूव्ड मॉडल। अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। द इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर वाज प्रपोज्ड बाय, किसने क्या था, अरे प्रपोज तू ना आप प्रपोज में कहीं और मत चले जाना, पता चला भाई हमारे कहीं और चले गए, डिप्रेशन में नहीं गए जाना प्रपोज्ड का नाम सुन के। तो किसने दिया था, वाटसन ने ये दिया था भाई। आज मैं आपको थोड़ा सा भी हिंट दे देता हूँ, ये वैसे आप जब 12th में जाओगे, 12th जब चैप्टर पढ़ोगे वहां पे है, तो वाटसन के इन्होंने क्या दिया था मेरे भाई, इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था। ध्यान रखना, अभी मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा आपको, ताकि थोड़ा बहुत दिमाग में अभी से कुछ कुछ आना चाहिए ना, क्योंकि अभी तो आपको पढ़ना है, 12th का पढ़ना है, नीट क्लियर करना है, आपका अभी सीयूटी की तैयारी कर रहे हो, मतलब जो भी पैरामेडिकल जो भी तैयारी कर रहे हो भाई, सबको क्लियर करना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। स्केलेटन एंड सो ऑन, इस पे तो हमने आपको क्वेश्चन ऑलरेडी करवा रखा है। इन्होंने क्या दिया था भाई मेरे, इन्होंने सेल थ्योरी दिया था, सेल थ्योरी।
वाटसन ने क्या दिया था, डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था, बस इतना सा जान लो, डिटेल में भी नहीं जानेंगे। हुक एंड ब्राउन इन्होंने क्या किया था, ऑब्जर्वेशन सेल किया था। रॉबर्ट हुक साहब जो थे इन्होंने सेल का डिस्कवरी किया था। रॉबर्ट ब्राउन इन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था। तो सिंपल सा बात है, तो ये आपको आई होप कि याद होगा। अब देखो फिलहाल आपका आंसर पूछा गया है कि इम्प्रूव द मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, तो उसके बारे में किसने कहा था मेरे भाई, सिंगल एंडेड निकोलसन ने कहा था। तो इन्होंने कैसा मॉडल दिया था, आई थिंक उस पर क्वेश्चन है। चलो देखो इन्होंने इन्होंने सिंगल एंड निकोलसन जो मॉडल दिया था, इन्होंने कैसा, फ्लूइड मोजेक मॉडल, कैसा मॉडल दिया था, जल्दी बोलो, फ्लूइड। लिख देता हूँ ताकि बच्चे तो ये बोलते हैं कि भाई फ्लूइड, लेकिन उसे यही नहीं पता तो वो वाला मॉडल किसने दिया। भाई आपसे पूछे कि इम्प्रूव्ड मॉडल किसने दिया, तो फिर भी सिंगल एंड निकोलसन। आपसे पूछा जाएगा कि फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया था, फिर भी आंसर वही होगा, आंसर दूसरा नहीं हो सकता है। ठीक है, कब दिया था भाई, 1972 में दिया था। तो इसका जो देखो, द वाइडली एक्सेप्टेबल मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, वाइडली एक्सेप्टेबल मॉडल कौन सा था, बोलो जल्दी से, वही जो था फ्लूइड मोजेक मॉडल, यही था ये। ठीक है, और ये किसने दिया था, ये सिंगल एंड निकोलसन ने दिया था। कब दिया था, 1972 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द फ्लूइड मोजेक मॉडल लिपिड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, आपसे कह रहा है कि जो भाई हमने तो जान लिया कि जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है वो है फ्लूइड मोजेक मॉडल है, लेकिन इसके अंदर जो लिपिड होता है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपसे स्पेशली लिपिड के बारे में पूछा, मुझे कुछ मत बताओ, मुझे बस बता दो लिपिड किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सबसे पहले आप ये जान लो, देखो लिपिड जो होता है ये कैसा मूवमेंट कराता है, मुझे बताओ जल्दी बोलो। अरे पढ़ा होगा भाई, ये लेटरल मूवमेंट का। देखो एल फॉर लिपिड, एल फॉर लेटरल, लेटरल है ना, लेटरल। ये कैसा मूवमेंट करता है, ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है बिल्कुल। तो पूछेगा कि लिपिड बताओ किस टाइप का मूवमेंट में हेल्प करता है, तो ये लेटरल मूवमेंट में हेल्प करता है। तो सिंपल सी बात है, ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक, तो लेकिन अकॉर्डिंग क्या ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है, नहीं भाई मेरे, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन में रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, प्रोटीन है ना। ट्रांसपोर्ट वर्ड अगर आ जाए आपका, सिंपल सा जान लो, ट्रांसपोर्ट अगर पूछा तो इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है मेरे भाई, इसमें आपका रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका प्रोटीन। और आपका क्वासी मेडल जो है, इसका कोई से लेना देना फिलहाल नहीं है। डीएनए रेप्लिकेशन, क्या ये डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, अरे नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं, तो आंसर क्या हुआ सर, आपने सब चीज कट कर दिया सर, तो मुझे आंसर बताओ सर, आंसर क्या है आपका इसका। अरे भाई मेरे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है क्वासी फ्लूइड नेचर, है ना, जो आपका लिपिड जो होता है। देखो इसलिए मैं से कट क्या होता है कि आपके दिमाग में नीचे बैठ जाए, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें फ्लूइड मोजेक मेटल एंड क्वासी फ्लूइड नेचर। अगर आपसे पूछे यहाँ पे कि क्वासी फ्लूइड नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो लिपिड है। लिपिड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्वासी फ्लूइड नेचर के रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो होता है लिपिड। ध्यान रखना, अब तो नहीं बोलोगे कि भूल जाओगे, अब नहीं बोलोगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्या आसान सा क्वेश्चन। The ability of membrane protein to move laterally due to, देखो laterally movement है ना, laterally movement है, मैंने अभी हिंट से दिया था आपको, तो पता है the ability of membrane protein to move laterally, अगर laterally पूछे तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, लिपिड है ना, देखो लिपिड। लेकिन यहाँ पे आपको क्या लिपिड दे रखा है, देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या लिपिड दे रखा, नहीं लिपिड तो नहीं दे रखा है, लेकिन हमने अभी पढ़ा तो ये जो होता है ये कैसा मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है भाई, ये क्वासी फ्लूइडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, क्वासी। अरे क्वासी फ्लूइडिटी लिपिड। तो सिंपल सा बात, ऑप्शन नंबर इसका जो है वो सी है करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब प्रोटीन बताया, राइबोसोम जो होता है फिर से बता दूं आपको, ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, और ग्लाइकोप्रोटीन किस चीज में हेल्प करता है मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फ्लूइडिटी of the membrane allow all the following function except, देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है भाई, एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन बच्चे गलती कर जाते हैं, तो इसलिए मैं इसमें जरूर स्टार पॉइंट लगाऊंगा। देखो फ्लूइडिटी जो नेचर होता है मेम्ब्रेन का, तो वो हर चीज को अलाउ करता है ना, अलाउ करता है, लेकिन कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि फ्लूइडिटी वाला नेचर, देखो फ्लूइडिटी का तो बहुत सारा फंक्शन होता है, लेकिन कौन सा फंक्शन नहीं है, सिंपल सी बात। फ्लूइडिटी कहीं ना कहीं सेल को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, कहीं ना कहीं सेल को डिवीजन करने में भी हेल्प करता है, और इंट्रासेलुलर जंक्शन में भी हेल्प करता है, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो लेना देना है ये है आपका राइबोसोम से लेना देना। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी।
तो याद रखना, जब आपका फ्लूइडिटी नेचर है वो सेल को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, सेल को मूवमेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है भाई, सेल को डिवीजन करने में हेल्प करता है, इंटरसेलुलर जंक्शन में हेल्प करता है और सिग्नलिंग वगैरह में हेल्प करता है। इतना आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, रिमॉडलिंग, बहुत सब कुछ भी मतलब वर्ड आ जाए तो मैं आपको मतलब अलग अलग वर्ड सोच के बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में, हाँ ये सब वर्ड अगर यूज हो तो मेरे फ्लूइडिटी में टिक लगेगा, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस का कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 आप देखेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है, द की फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आपसे क्या पूछा गया है भाई मेरे, की फंक्शन पूछा गया है ना, की फंक्शन पूछा गया, जल्दी बताएं क्या। तो जल्दी से मुझे बता दो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का की फंक्शन क्या है। क्या प्रोटीन सिंथेसिस करना उसका की फंक्शन है? नहीं मेरे भाई, प्रोटीन सिंथेसिस करना की फंक्शन जो है वो है आपका राइबोसोम। क्या डीएनए पैकेजिंग करना है? नहीं, ये जो है ये न्यूक्लियर का फंक्शन है। चलो मैं थोड़ा सा लिख दो, देखो प्रोटीन सिंथेसिस किसका काम है भाई मेरे, राइबोसोम का, राइबोसोम का। कई बार मैंने वैसे लिख रहा, आई होप कि आपको याद हो जाएगा भाई। डीएनए पैकेजिंग किसका काम है यार, न्यूक्लियर का, न्यूक्लियस का है ना, न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर का लिख सकते हो। मोलिकुलर ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल बिल्कुल, जो की फंक्शन है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो है आपका मोलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20, वो क्या कह रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू अलाउ सेलेक्टिव मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड। उसको हम क्या कहते हैं, जो सेलेक्ट, जो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी आपसे पूछा गया है तो क्या कहते हैं उसको हम, क्या उसको ऑस्मोसिस कहेंगे? नहीं, ये ऑस्मोसिस नहीं होता है। ऑस्मोसिस जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होता है, देखो ऑस्मोसिस वर्ड अगर कभी भी आप देखोगे ये होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ये वाटर सिंपल सा लिख लो, ये सिर्फ अगर वाटर होता है, वाटर मूवमेंट के केस में हम यूज करते हैं हमेशा हमेशा, क्या मेरे भाई, ऑस्मोसिस यूज करते हैं सिर्फ वाटर के केस में। परमिबिलिटी नहीं है, परमिबिलिटी जनरल टर्म में ऐसा कुछ है नहीं, स्पेसिफिक कुछ में नजर आ रहा है क्या, नहीं। सेलेक्टिवली परमे जो प्रॉपर्टी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो क्या है मेरे भाई, ये होता है सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। इसका मतलब क्या है, ये कुछ चीजों को जाने देता है और किस चीजों को जाने नहीं देता, मतलब जिस चीज की जरूरत होता है उसको अंदर एंट्री देता है, जिसकी जरूरत नहीं तो उसको एंट्री नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पैसिव ट्रांसपोर्ट अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है। आपसे पूछा गया सिंपल सा बताओ मेरे भाई, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, विथ एनर्जी यूज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट एनर्जी एक्सपेंडिचर इन न्यूक्लियस। ये तो हटा दो इसको, अब मुझे ये तो कोई से रिलेटेड है ही नहीं। हाँ ये से में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो। क्या विथ एनर्जी यूज, नहीं, देखो एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर आपका एनर्जी यूज होता है, ठीक है। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर एनर्जी भी यूज होता है और वो अगेंस्ट, देखो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये जो है ये किसका भाई फंक्शन है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। अगर यहाँ पे आपका एक्टिव होता तो फिर आपका आंसर ये हो जाता, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन आपसे पूछा गया पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, विदाउट एनर्जी यूज है ना, विदाउट एनर्जी एक्सपेंडिचर या विदाउट एनर्जी, इसके अंदर कोई एनर्जी यूज नहीं होता है और ये अगेंस्ट नहीं, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ होता है ना, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ होता है। नेक्स्ट एलोंग, इसमें क्या याद कर सकते हो आप, एलोंग कंसंट्रेशन। देखो यहाँ पे अगर अगेंस्ट वर्ड आ जाए तो फिर आप एक्टिव देंगे, अगर यहाँ पे अगेंस्ट नहीं आता, अगर एलोंग आ जाता तो फिर आपका क्या होता, देखो एक वर्ड का आंसर चेंज होता है। अगर यहाँ पे एलोंग आ जाता फिर आपका क्या होता, देखो मैं लिख ही देता हूँ भाई मेरे। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ये होता है विदाउट 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 एनर्जी यूज, ठीक है। और ये होता है अगेन नहीं, एलोंग, एलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेन से पूछे तो एक्टिव, एलोंग बोले तो पैसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, द मूवमेंट ऑफ द सॉलिड फ्रॉम द हाई टू लो कंसंट्रेशन। देखो हाई से लो अगर आ जाए तो इसको हम क्या बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे भाई, इसको क्या इंडोसाइटोसिस बोलोगे? अरे नहीं यार, इंडोसाइटोसिस से इसका कुछ लेना देना नहीं है, इसको हम बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन। कोई भी चीज देखो, अगर छत पे से किसी चीज को नीचे गिराते हो, छत पे जैसे देखो यहाँ पर फ्लोट है या कुछ चीज को ऊपर से सिंपल सा नीचे गिराते हो तो इजीली वे में गिर जाता है, उसमें तो कुछ मसला ही नहीं है ना, तो उसमें तो एनर्जी यूज होगा ही नहीं, तो आपका ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, उसको हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन यहीं पे अगर आपसे क्या होता, अगर आपको यहाँ पे क्या बोल, देखो हाई टू लो, ध्यान दो इस वर्ड पे, यहाँ पे हाई टू लो दिया है ना, अगर इसी जगह क्या बोल देता भाई मेरे, लो टू हाउ, लो टू हाई, लो टू हाई, फिर आपका हो जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर नीचे से ऊपर जाओगे तो आपको एनर्जी लगे, से आप छत पे चढ़ते हो,
है ना, तो एनर्जी लगता है, लेकिन छत पे तो कूद जाओ तो कोई एनर्जी लगेगा क्या? डायरेक्ट कूद जाओ, एनर्जी कूदना नहीं है, बस बता रहा हूँ कि क्या एनर्जी लगेगा, नहीं लग रहा है, तो वो आपका था सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन अब जब सीढ़ी पे वन एक एक स्टेप, अब बोलोगे सर मैं लिफ्ट से, लिफ्ट की बात नहीं कर रहे भाई, सीढ़ी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब एक एक स्टेप पे चढ़ते जाओ तो आपको एनर्जी यूज हो रहा है, तो एनर्जी यूज होता है, एक्टिव हो गया, और इसीलिए हाई से अगर लो अगर होगा तो आपका एक्टिव होगा, सॉरी लो से हाई होगा तो एक्टिव होगा, हाई से लो होगा तो आपका पैसिव होगा, मतलब कि सिंपल डिफ्यूजन। और सिंपल डिफ्यूजन है वो पैसिव का ही एग्जांपल है। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका, आप जल्दी बोलो, सिंपल डिफ्यूजन, ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर है। अब मुझे ये बता दें इंडोसाइटोसिस क्या होता है, ये आपको मैं होमवर्क दूंगा। और फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइट, ये दोनों आप मेरे, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, दोनों मुझे डिफरेंट बताना, चाहे इंडोसाइटोसिस ये है, फेगोसाइटोसिस ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23, वाटर मूवमेंट अक्रॉस। देखो वाटर का बात आ गया ना, क्या वाटर मूवमेंट आ गया, तो मैंने आपको बताया था अभी कि वाटर का जो होता है स्पेशल वर्ड होता है वाटर के लिए होता है ओस्मोसिस, तो आगे ना भी पढ़ो तो डायरेक्ट ओस्मोसिस आप यहाँ पे लगा के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं पूरा पढ़ूंगा। वाटर मूवमेंट अक्रॉस हाई टू लो, देखो ये सब हमेशा जो होता है ये हाई से लो ही होता है, क्योंकि आपका जो ओस्मोसिस हो गया, सिंपल डिफ्यूजन हो गया, ये सब जो है पैसिव का ट्रांसपोर्ट है, ठीक है भाई, पैसिव का ट्रांसपोर्ट है। और एक्टिव के केस में हमेशा होगा लो टू हाई, लो से अगर हाई हो जाएगा फिर ये आपका हो जाएगा एक्टिव, क्योंकि एक्टिव के अंदर आपका यूज होता है, जल्दी बोलो क्या, एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24 हम पहुंच चुके हैं, और ये क्वेश्चन आपका कह रहा है विच मोलिक्यूल कैन नॉट पास डायरेक्टली थ्रू द लिपिड। इसमें से कौन सा मोलिक्यूल ऐसा है जो कि कैन नॉट पास, जो कि डायरेक्ट पास नहीं कर सकता है लिपिड से, जल्दी बोलो कौन सा है। क्या पोलर होता है या नॉन पोलर होता है या गैस वाटर, इसके तो हटा दो भाई, पोलर नॉन पोलर का ही मसला होता है, याद कर लो अभी के अभी, इसे रट्टा मार लो, वो होता है पोलर मोलिक्यूल, जो कि डायरेक्ट पास नहीं हो सकता है, क्योंकि पोलर मोलिक्यूल को चाहिए कैरियर, है ना, ठीक है भाई, तो पोलर मोलिक्यूल को क्या चाहिए, कैरियर चाहिए, इसलिए ट्रांसपोर्ट ऑफ पोलर मोलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड, वही चीज आपसे पूछा गया है। मैंने आपको क्या बोला कि जो आपका जो होता है पोलर मोलिक्यूल वो डायरेक्ट बायलिपिड लेयर को क्रॉस नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो पोलर मोलिक्यूल होता है, पोलर नेचर का होता है, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट तो भाई करना है ना, तो उसके लिए चाहिए कैरियर, तो वही पूछा है आपको कि पोलर मोलिक्यूल तो भाई डायरेक्ट पास नहीं कर सकता है मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उसको पास करने के लिए किस चीज की जरूरत होगी, किसके हेल्प से वो ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो जो होता है आपका कहलाता है कैरियर प्रोटीन। और जब भी पोलर मोलिक्यूल कैरियर प्रोटीन के साथ जब भी ट्रांसपोर्ट होता है तो उस ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं फैसिलेटेड डिफ्यूजन, उसको उसका एक नाम आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, याद कर लो अभी के अभी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसका अलग से नाम है, और ये जो है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसके अंदर भी आपका एनर्जी यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26, द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस अगेंस्ट, देखो यहाँ पे अगेंस्ट वर्ड आ गया ना, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, आप क्या आ जाएगा भाई मेरे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर यहाँ पे अलोंग वर्ड आ जाता है ना, अगर अलोंग वर्ड आ जाता फिर आपका आता पैसिव ट्रांसपोर्ट। और डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, ये दोनों भी किसका एग्जांपल है भाई, ये दोनों भी एग्जांपल है पैसिव का, ये दोनों भी किसका एग्जांपल है भाई मेरे, ये दोनों भी एग्जांपल है पैसिव का ही एग्जांपल है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस जो स्पेशल यूज होता है सिर्फ अगर वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है तो फिर हम ऑस्मोसिस यूज करते हैं। आते नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27, एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की क्या, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को किस चीज की जरूरत होती है, एटीपी की जरूरत होती है, मतलब एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी हमें कहां से मिलता है, एटीपी से मिलता है, ठीक है, बस आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, थोड़ा फास्ट करें, थोड़ा टाइम 28 मिनट हो गया भाई, है ना, थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको जल्दी से निपटा दें, 40 क्वेश्चन टोटल, इसलिए आज, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा, मेरी इसकी गारंटी है, अगर समझ में ना आए तो मेरे को जरूर कमेंट करना, ताकि मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, आपसे पूछा इसमें से एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल क्या है, क्या है भाई, आपके एनसीईआरटी में क्लियर गिवन है, सोडियम एंड पोटेशियम पंप है ना, Na++K+, ये है, यही आपका पंप ही इसका एग्जाम्पल है। डिफ्यूजन ऑफ CO2, देखो ये गैस हो रहा है ना, डिफ्यूजन वर्ड आ गया, तो ये आपका हो गया, क्या हो गया भाई मेरे, ये हो गया पैसिव हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, ये भी आपका हो गया पैसिव हो गया, पैसिव, तो ये दोनों तो क्लियर है। और वाटर ऑब्जॉर्प्शन, मतलब कहीं ना कहीं वाटर का मूवमेंट हो रहा है, तो ऑब्जॉर्प्शन हो या ये मूवमेंट हो रहा है, तो वाटर वर्ड है, तो ये भी आपका कौन सा एग्जांपल है, जल्दी बोलो, ऑस्मोसिस कहलाएगा ना, ऑस्मोसिस, क्योंकि भाई वाटर के केस में मैंने आपको क्लियर बताया है कि वाटर के केस में होता है ऑस्मोसिस, तो ये ऑस्मोसिस हो गया, डिफ्यूजन हो गया, एंड ऑस्मोसिस यहाँ पे क्लियर गिवन है, ये सब जो है ये आपके हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, पीटी, पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन सोडियम पंप वगैरह आ गया, कैरियर आ गया, ये आता है एग्जाम्पल किसमें, एक्टिव में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 29,
विच स्टेटमेंट अबाउट द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है, किसके बारे में मेरे भाई, आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही कहा गया है, क्या बताएंगे। क्या मेम्ब्रेन इज स्टैटिक, मेम्ब्रेन स्टैटिक होता है, ये बात सही है, नहीं ये बात गलत है भाई। मेम्ब्रेन जो होता है फ्लूइड डायनेमिक होता है, फ्लूइडिटी होता है ना, ये स्टैटिक एक जगह ठहरा हुआ नहीं होता है। प्रोटीन आर इमोबाइल, क्या प्रोटीन मूव ही नहीं करता, अरे प्रोटीन तो मूव करता है भाई, यहाँ वहाँ लेटरली मूवमेंट मूव करता है ना, तो बिल्कुल मूव करता है, गलत बात है ये। लिपिड फॉर्म अ रिजिड स्ट्रक्चर, क्या लिपिड जो होता है वो रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, नहीं यार, लिपिड जो होता है रिजिड स्ट्रक्चर नहीं, वो फ्लूइड एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, फ्लूइड एंड फ्लेक्सिबल, है ना, याद रखो। चलो लिख दो क्या, चलो थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा 5 मिनट ज्यादा लग जाए तो प्लीज नाराज ना होना आप लोग, है ना। देखो स्टैटिक नहीं होता, ये क्या सा होता है, चलो यहाँ पे ये वाला वर्ड गलत है, ये होता है डायनेमिक, लिख देता हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए। और ये इमोबाइल नहीं होता है, ये होता है मोबाइल, है ना। मोबाइल बोले तो मतलब कि जो मतलब कि मूवेबल है, डायरेक्ट में से क्या लिख दो, मूवेबल, मूवेबल लिख दो या मूव करता है ऐसे लिख दो। तो लिपिड फॉर्म रिजिड लेयर, नहीं ये रिजिड नहीं होता है, ये होता है फ्लूइड, फ्लूइड फॉर्म करता है, फ्लूइड नेचर एंड फ्लेक्सिबल, है ना, फ्लेक्सिबल। और प्रोटीन फ्लोट इन लिपिड, बिल्कुल याद रखना है, प्रोटीन फ्लोट करता है लिपिड पे, देखो पी लिपिड, पी एल, पी एल आई पी एल, देखो आई पी एल, तो प्रोटीन ले, देखो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, लिपिड इस पे कभी फ्लोट नहीं करेगा, प्रोटीन फ्लोट करेगा किस पे, लिपिड पे, ध्यान रखना है, प्रोटीन फ्लोट करता है लिपिड, आईपीएल आईपीएल देखते हो ना, तो प्रोटीन किस पे फ्लोट करता है भाई, लिपिड पे याद करता है, याद रखना, ये चीज बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये, और ये क्वेश्चन का भी स्टार पॉइंट भी लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 30, लिपिड मोलिक्यूल इन द मेम्ब्रेन है, अब मुझे बताएंगे जो लिपिड मोलिक्यूल है मेम्ब्रेन में उसके पास क्या होता है, क्या दो उसके पास हेड होता है, हाँ जल्दी बोलो, सिर्फ दो हाइड्रोफोबिक हेड होता है, नहीं सिर्फ ऐसा तो नहीं है, क्या सिर्फ दो हाइड्रोफिलिक होता है, नहीं, देखो हाइड्रोफिलिक मतलब होता है लविंग, हाइड्रोफोबिक होता है हेटिंग, ठीक है, अब याद रखना। तो उसके पास भाई किसी भी इंसान को सर कितना होता है, मुझे खुद ईमानदारी पूर्वक बताओ कितने सर होते हैं, ईमानदारी पूर्वक, बेईमानी नहीं, बताओ जल्दी से, एक ही होते हैं ना, तो बिल्कुल वन हाइड्रोफोबिक हेड एंड टू हाइड्रोफिलिक टेल, है ना, इसके बाद ऑप्शन में सी जो है ये करेक्ट है। देखो भाई एक बार इसमें थोड़ा सा लिख दूं, देखो हेड होता है उसके पास और ये होता है टेल, ठीक है। तो आपका जो हेड वाला पोर्शन है वो होता है हाइड्रोफिलिक, मतलब जहां से पानी पीते हैं वो हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, तो देखो यहाँ पे यहाँ से भी याद कर सकते हो, तो हेड हाइड्रोफिलिक एंड वन, और यहाँ पे देखोगे इधर तो टेल हाइड्रोफोबिक एंड दो, दो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 31, विच कंपोनेंट प्रोवाइड मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी, इसमें से कौन सा कंपोनेंट है जो कि मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ऑलरेडी मैंने अभी आपको फंक्शन लिखा था कि बताओ कौन सा ऐसा, कोलेस्ट्रॉल का मैंने फंक्शन बताया था ना, ये दो चीज प्रोवाइड करता है, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसमें जो याद कर लो, अभी ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो स्टेबिलिटी पे आपने पूछ लिया है, और ये फ्लूइडिटी भी कहीं ना कहीं ये मेंटेन करता है, प्रोवाइड नहीं आप इसे लिख सकते हो, एग्जैक्ट अगर आंसर आ जाए तो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो मेंटेन करता है फ्लूइडिटी, जो क्या करता है भाई, जो फ्लूइडिटी को मेंटेन करता था, मेंटेन वर्ड आ जाए तो आप कोलेस्ट्रॉल लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन 32 क्या कर रहा है, व्हाट गिव प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोजेक अपीयरेंस, व्हाट गिव प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोजेक अपीयरेंस, मोजेक अपीयरेंस क्या मतलब क्या देता है भाई, क्या लिपिड, लिपिड बाइलेयर, अरे अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो एक बेस होता है, ऐसा कुछ होता है नहीं कि भाई यही प्रोवाइड कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट कोटिंग ऐसा भी कुछ नहीं है, ये तो प्रेजेंट होता है, ऐसा थोड़ी नहीं कि यही आप मैन्युफैक्चर ही है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ इसका जो इम्बेडेड जो प्रोटीन जो इम्बेडेड होता है वो कहीं ना कहीं आपको मतलब एक अपीयरेंस देता है, फ्लूइड मोजेक मॉडल का अपीयरेंस देता है, कौन, जब इसके अंदर प्रोटीन इम्बेडेड होता है उसको, ठीक है। मोजेक मतलब स्कैटर्ड, मोजेक का मतलब अगर देखो यहाँ पे इसको इसी को तोड़ते हैं अगर हम, तो मोजेक का मतलब ही होता है स्कैटर्ड प्रोटीन, है ना, स्कैटर्ड प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 33, विच टर्म रेफर टू द एनर्जी इंडिपेंडेंट मूवमेंट, एनर्जी मतलब जिसके अंदर एनर्जी इंडिपेंडेंट मतलब कि विदाउट यूजिंग एनर्जी, तो पता मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर एनर्जी यूज नहीं होता है, वो होता है आपका पैसिव, वो होता है पैसिव, और एक्टिव जो होता है उसके अंदर एनर्जी यूज होता है। देखो कैसे घुमा फिरा क्वेश्चन पूछे, आंसर वही है, आंसर वही है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूट थ्रू द मेम्ब्रेन। अब देखो कभी भी एक चीज और यहाँ पे याद रखना है, कभी भी आपसे क्वेश्चन आ जाए कि डिफ्यूजन थ्रू द सॉल्यूट इन द मेम्ब्रेन अकर अलोंग, कभी भी मेम्ब्रेन के थ्रू अकर जो होगा वो आपका हो जाएगा भाई मेरे, क्या होगा जल्दी बोलो, क्या रिजर्व कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या रैंडम मूवमेंट
डिफ्यूजन वर्ड आ रहा है ना, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। डिफ्यूजन वर्ड है, देखो डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूट थ्रू द मेम्ब्रेन अकर अलोंग कंसंट्रेशन। वर्ड यहाँ पे मेन चीज यहाँ पकड़ना था आपको। एक तो आपको देखो इस क्वेश्चन को कैसे अच्छे से सॉल्व करोगे, मैं आपको देखो कि भाई कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक तो आ गया आपको डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसका एग्जांपल है ना, डिफ्यूजन वर्ड किसका एग्जांपल है भाई मेरे, पैसिव का ना, पैसिव का, पैसिव का एग्जांपल है। और पैसिव क्या होता है, जो कि एनर्जी यूज नहीं करता है, और जो एनर्जी यूज नहीं करता है मैंने क्लियर अभी लिख के बताया था वो अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन आपको यहाँ पैसिव वर्ड नहीं दिया, आपसे यहाँ पे डिफ्यूजन दिया है और यहाँ पे अलोंग आ गया, तो अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 35। द lateral movement of membrane protein is measured by। अब इसको किससे मेजरमेंट किससे किया जाता है, इसका लेटरल मूवमेंट को, क्या विस्कोसिटी से किया जाता है, नहीं, विस्कोसिटी से नहीं किया जाता है, इसका सिंबल से याद कर लो। इसका फ्लूइडिटी जो होता है वही उससे मेजर किया जाता है, किसको, लेटरल मूवमेंट किसका, प्रोटीन का। तो प्रोटीन कैसा मूवमेंट शो करता है, लेटरल मूवमेंट शो करता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, पोलर हेड ऑफ फोस्फोलिपिड आर। भाई हेड है यार, सर है भाई मेरे, सर है क्या, पानी पीता सर से यार, मुंह से पानी, अरे सर से मतलब क्या, मतलब सर में ही तो मुंह लगा हुआ है, मतलब माउथ है यार, समझ लो इस तरीके से, है ना। तो हाइड्रो सर जो होता है मतलब वो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वो पानी पीता है। लेकिन यहाँ पे अगर हेड आता, सॉरी टेल आता, तो टेल कैसा होता है मेरे भाई में, टेल जो होता है वो होता है आपका हाइड्रोफोबिक, और आपका जो हेड होता है वो होता है आपका हाइड्रोफिलिक। आई होप कि अब आपको ये चीज तो आपका क्लियर हो ही गया होगा। अब मुझे ये बताएंगे एम्फीपैथी क्या होता है। चलो इसमें नहीं बात करते, वैसे ये सब चीजें नहीं एनसीईआरटी में छोड़ देते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 37। इन ऑस्मोसिस वाटर मूव्स फ्रॉम, यार ऑस्मोसिस देखो किसका एग्जांपल है, ऑस्मोसिस किसका एग्जांपल है, फिर से वही चीज पूछा, ऑस्मोसिस किसका एग्जांपल है, जल्दी बोलो, पैसिव का है ना, तो पैसिव कहाँ से जाएगा, मैंने क्या बोला, जो एनर्जी यूज नहीं होता है और वो हाई से लेके लो की तरफ जाएगा, तो हाई टू लो, हाई टू लो कंसंट्रेशन है ना, सॉल्यूट नहीं देना है, हाई टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपको पता होना चाहिए, जिसके अंदर एनर्जी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सेल मेम्ब्रेन इन डिफरेंट सेल डिफर मेनली इन। अब सेल मेम्ब्रेन जो होता है डिफरेंट सेल में डिफर किस तरीके से कर सकता है, नॉर्मली जो होता है ज्यादातर तो वो सेल मेम्ब्रेन सब में सेम ही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो भाई डिफरेंट होगा ही। तो किसके बेसिस पे उसको अलग मानते हैं, क्या वो साइज के बेसिस पे, नहीं, डीएनए कंटेंट उसमें तो डीएनए तो होता ही नहीं है भाई, इससे तो कोई रिलेटेड ही नहीं है, साइज भी कोई रिलेटेड नहीं, उसका कोई साइज फिक्स नहीं, सेल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो वो उसका कुछ लेना देना नहीं है। लिपिड टाइप और नहीं, सिर्फ लिपिड नहीं, इसका प्रोटीन एंड लिपिड दोनों का रेशियो डिपेंड करता है ना, ये जो वेरी करता है। जहाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं देखा जाए अगर तो ये आपका जो है सेल मेम्ब्रेन जो वेरी करता है डिफरेंट सेल में, वो किसके बेसिस पे करता है, वो प्रोटीन एंड लिपिड के रेशियो में। जैसे आपको अभी आपके इसमें आरबीसी का एग्जांपल गिवन है, जिसमें कि आपका लिपिड का कितना 40% दे रखा है और प्रोटीन का आपको दे रखा है 52%। देखो इसमें अलग है, दूसरे सेल में अलग होगा, तीसरे सेल में अलग होगा, तो ये इस चीज पे वेरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो ये क्वेश्चन आई होप कि अब आपको खुद से करनी चाहिए, तो मैं इसको होमवर्क दूंगा, है ना, ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, इसका फंक्शन अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन पे पूछा गया है क्वेश्चन, चलो बता ही देता हूँ ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फंक्शन होता है नहीं छोड़ देते हैं। हाँ तो देखो सिंपल से, देखो क्वेश्चन 40, इंटीग्रल प्रोटीन, और यही मैंने इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में बताया था, जो कि एम्बेडेड होता है कहाँ पे, लिपिड बायलेयर में, है ना, एम्बेडेड इन लिपिड बायलेयर, ऑलरेडी इस पे डिस्कशन हो चुकी है। तो आई होप कि आपको 40 के 40 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और ये जो कंसेप्ट है सेल मेम्ब्रेन का, जो बच्चों को बहुत खौफ होता है, याद नहीं होता, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, एक्टिव, पैसिव और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना, याद नहीं होती छोटी छोटी चीजें, तो आई होप कि वो आपको याद हो गया होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों को। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये है आपके भाई का इंस्टाग्राम, आप चाहो तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखना, अच्छे से बस पढ़ाई करते रहिए, कोई भी टेंशन नहीं लेना, बस पढ़ाई करनी है।